अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम उमर है। मेरी एज 28 साल है, मगर अभी तक मैं कंवारा ही था, क्योंकि घर का बड़ा बेटा होने के नाते मुझ पर काफी सारे फराइज आ गए थे। जब अब्बू का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, तब मैं सिर्फ 20 साल का था। घर की जिम्मेदारियां पूरी करते करते कब मैं 28 साल का हो गया, पता ही नहीं लगा। मुझसे छोटी 2 बहनें हैं, एक का नाम इकरा है और दूसरी का नाम निमरा। इकरा की उम्र 22 साल है और निमरा की उम्र 17 साल है। मेरी बहनें तब बहुत ज्यादा छोटी थी जब अब्बू का इंतकाल हुआ था। फिर कंपनी वालों ने अब्बू की जगह मुझे नौकरी देकर मुझ पर मेहरबानी कर दी थी, क्योंकि वो अम्मी के रिश्तेदार थे। यूं जिंदगी की गाड़ी चलती रही और वक्त का पता ही नहीं चला। इकरा अब भरपूर जवानी में कदम रख चुकी थी। मैं अक्सर इकरा को सोते हुए देखता तो उसे देखता ही रह जाता, क्योंकि उसकी रंगत बहुत ज्यादा सफेद थी। उसके चेहरे में से उसकी नीली नसें भी साफ जाहिर होती। वो इस कदर सफेद थी और उसके गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ मुझे उसकी तरफ मजीद मतवज्जा करते थे। अब मेरी बहनें बड़ी हो गई थी, तो अम्मी ने भी मुझे अलग कमरे में सोने का बोल दिया था और अम्मी उन दोनों के साथ कमरे में ही सो जाया करती थी। शायद अम्मी ने भी मेरी नजरों को भांप लिया था कि मैं किस कदर प्यार भरी नजरों से इकरा को देखा करता हूं। इकरा ने इंटर तक तालीम हासिल की, फिर अम्मी ने उसे घर ही बिठा लिया, क्योंकि उसकी ज्यादा पढ़ाई के अखराजात उठाने के लिए अम्मी ने मना कर दिया था। और अम्मी का कहना था कि अभी मुझे 3 बच्चों की शादी भी करनी है, इसलिए पहले मैं इकरा की शादी करूंगी, उसके बाद उमर की और फिर निमरा की। आस पड़ोस और मोहल्ले की औरतों ने अम्मी से बहुत दफा कहा था कि जवान बेटा है, इसका घर भी बसा दो, मगर अम्मी को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं थी। मैं तन्हा रातें गुजार गुजार कर अब तंग आ गया था। आखिर कब तक मैं तकिए में मुंह दबाए सोया रहता। मेरी भी कुछ जरूरतें थी, कुछ ख्वाहिशात थी, मगर उनको समझने वाला कोई भी नहीं था। एक रात जब मैं ऑफिस से लौटा तो मुझे मामूल से ज्यादा देर हो चुकी थी। मेरे कमरे की लाइट ऑन थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। अम्मी और निमरा सो चुके थे, जबकि इकरा को मेरी फिक्र में अभी तक नींद ना आई थी। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो इकरा स्टडी टेबल पर मुंह रखकर सो रही थी। मैं उसके करीब गया और उसके बिखरे हुए बाल आहिस्ता से उसके चेहरे से हटाए। वो एक जालिम हसीना लग रही थी। मेरा बस नहीं चाह रहा था कि मैं उसके पतले और गुलाबी होंठों को कच्चा चबा जाता, मगर मैं फिलहाल जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठा सकता था। आज मेरी नजरें पूरी तरह से इकरा पर अटक गई थी। अभी मैं उसके चेहरे के बहुत ज्यादा करीब हुआ कि मेरी सांसों की तपिश से इकरा की आंख अचानक खुल गई। वो हड़बड़ाकर खड़ी हो गई, फिर कहने लगी, भाई मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, आज आपको इतना लेट कैसे हो गया? तो मैंने बैग उतार कर स्टडी टेबल पर रखा और उससे कहने लगा कि आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा था, बल्कि स्टाफ की कमी की वजह से काम का बोझ मुझ पर ज्यादा ही बढ़ा दिया गया है। फिर वो कहने लगी, अच्छा भाई आपको भूख लगी होगी, आपके लिए खाना निकाल दूं? मैंने उससे कहा, हाँ खाना गर्म करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। मैंने चेंज करने के लिए वॉशरूम का रुख किया और इकरा भी किचन में चली गई। मैं कपड़े तब्दील कर रहा था कि इकरा के ख्यालों में छोटू उठ खड़ा हुआ। मैं इकरा को बहुत अरसे पहले से ही पसंद करने लगा था, जब उसकी जवानी जोबन में आने लगी थी और वो नई नई जवानी में कदम रख रही थी। उसके उभरते हुए वजूद को देखकर मेरे दिल में हलचल मच जाती थी, मगर मैंने कभी भी उस पर इस बात को जाहिर न किया था। लेकिन अब मेरी सब्र की सारी हदें पार हो चुकी थी और अब मुझसे बिल्कुल भी रहा न जा रहा था। इसलिए मेरे दिल में इकरा की मोहब्बत ने मजीद जड़ पकड़ ली थी। मैं चेंज करके लाउंज में बैठा और टीवी ऑन की। हमारे घर में 3 कमरे और एक लाइन से बने हुए थे। बीच में लाउंज था और लाउंज के साथ ही अटैच किचन था और फिर एक खुला सा सहन था। ये घर अब्बू ने अपनी जिंदगी में ही बनाया था। मैंने आहिस्ता सी आवाज करके टीवी ऑन की। टीवी में एक अजीब सी मूवी चल रही थी।
जिसमें एक रोमांटिक सीन आया हुआ था, और उसे देखकर ही मैं अपनी भूख मिटाने लगा था। इकरा खाना गर्म करके लाई। आज पहली बार मैंने टीवी पर इकरा के सामने ऐसा कुछ चलाया था, और इकरा के आने के बाद चैनल को तब्दील ना किया था। इकरा ने खाना रखा, मगर उसका टीवी पर कोई भी ध्यान न गया। उसकी आंखें नींद से भरी हुई थी। फिर वो मुझे कहने लगी कि अच्छा भाई, आप खाना खाकर बर्तन किचन में रख देना, मैं अब सोने जा रही हूं, क्योंकि सुबह सवेरे उठना होता है और घर के 100 काम मुझे ही करने होते हैं। निम्रा तो चली जाती है कॉलेज। फिर मैंने इकरा से कहा कि इकरा, मैं बहुत थका हुआ हूं, कुछ देर मेरे साथ बैठ जाओ, मैं खाना खत्म कर लूं, फिर चली जाना। तो मेरे सामने ही सोफे पर बैठ गई और अपनी गर्दन को सोफे पर टेक लगाकर आंखें मूंद ली। जब मैंने टीवी को थोड़ी सी आवाज दी तो उसने उन 2 कपल की आवाज पर फौरी टीवी की तरफ देखा और घूर कर मुझे देखने लगी। उसकी आंखें नींद से लाल अंगारा हो रही थी, जो उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रही थी। फिर उसने मुझे कहा कि भाई, ये क्या देख रहे हो? फिर मैं खाना खाते हुए मुस्कुरा दिया और इकरा से कहने लगा कि क्यों इकरा, इसमें क्या गलत है? क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिशात नहीं है? अम्मी ने तो कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा, कम से कम तुम ही एहसास कर लो। तो वो कहने लगी कि इन सब से भला आपकी ख्वाहिशात किस तरह पूरी हो सकती है? इतना सब्र किया है तो 2-4 साल और भी कर लो। फिर मैं उससे कहने लगा कि अब तो मुझसे हरगिज़ सब्र नहीं हो रहा। मेरे मुंह से इतनी खुली हुई बात सुनकर इकरा शर्माने लगी और कहने लगी, अच्छा मैं ढूंढती हूं कोई लड़की आपके लिए। अभी टीवी तो बंद कर दें, कम से कम मेरा ही कुछ लिहाज कर लें। इतना बेशर्म होना ठीक नहीं। फिर मैं इकरा से कहने लगा कि इकरा, हम तो दोस्त हैं और दोस्तों में तो ये सब कुछ चलता रहता है। तो फिर वो कहने लगी कि अच्छा, दोस्तों में ये सब कुछ कब चलता है? तो मैं हंस पड़ा। फिर मैंने उससे कहा, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बाल तुमने खुले छोड़े हुए हैं। तो वो कहने लगी कि हाँ, शाम को ही नहाया था, इसीलिए बालों को खुला छोड़ दिया है, अम्मी ने बांधने नहीं दिए, फिर ड्राई नहीं होते और बुखार चढ़ जाएगा। उसकी ये बात सुनते ही मैंने कहा कि अच्छा, शाम में क्यों नहाया था? तो वो कहने लगी कि थकन की वजह से। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा मुझे कह देती, मैं दबा देता। उसने आईब्रो को उचकाकर मेरी तरफ देखा। फिर मैं उसे कहने लगा, हाँ मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अम्मी को तो अपनी किसी भी औलाद का कोई ख्याल नहीं है। फिर वो मुझसे कहने लगी कि आज बड़े अम्मी पर भड़क रहे हो, खैरियत है? फिर मैं उससे कहने लगा कि हाँ, मेरे दोस्त की कल ही शादी हुई है और वो मुझसे उम्र में भी 3 साल छोटा है। मैं खाना खत्म कर चुका तो इकरा ने बर्तन उठा लिए और किचन में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे पानी लेने किचन में चला गया। जब वो बर्तन रख रही थी तो मैं उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। जब वो पलटी तो फौरन मेरे साथ लग गई। उसके सामने वाले दोनों जोर से मेरे साथ टकरा गए, जो उस वक्त बहुत सख्त महसूस हो रहे थे। वो उछलकर पीछे हुई और कहने लगी कि क्या लेने आए हो? फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब होने लगा और उससे कहने लगा, पानी नहीं रखा था तुमने, पानी लेने आया हूं। फिर मैंने फ्रिज से पानी निकाला और वहीं पर पीकर बाहर आने लगा। फिर वापस टीवी देखने बैठ गया। मैं नोटिस कर रहा था कि मैंने जब से इकरा को ये बातें बताई थी, वो मुझे घूरे जा रही थी और उसकी नींद अब उसकी आंखों से दूर भाग चुकी थी। फिर मैंने उससे कहा कि कल के लिए मेरी शर्ट प्रेस कर दो, कल मेरी जरूरी मीटिंग है। मेरे कमरे में ही इस्त्री का टेबल रखा हुआ था। उसने कमरे से ही आवाज दी कि कौन सी शर्ट प्रेस करूं। फिर मैंने उससे कहा कि जो भी तुम्हें अच्छी लगती है प्रेस कर दो। फिर उसने एक ब्लैक रंग की शर्ट निकाली और प्रेस करने लगी। मैंने टीवी बंद करके कमरे में चला आया। अपना बिस्तर साफ करके लेटकर मोबाइल चलाने लगा। इकरा की मेरी तरफ पीठ थी। इकरा थोड़ी मोटी सी थी, उसका वजूद भरा हुआ था। उसे पीछे से देखकर छोटू अब पूरी तरह से ऊपर हो चुका था और मैं ठंडी आहें भरने लगा था। फिर इकरा ने फौरन मुड़कर मेरी तरफ देखा और ये पूछने के लिए पैंट भी इस्त्री करनी है। तो जब उसने मेरी ये हालत देखी तो चौंक कर कहने लगी कि ये क्या? मैंने फौरन उसे अपने हाथों से
छोटू को नीचे करने लगा। वो मुझ पर हंसने लगी और कहने लगी कि लगता है वाकई में सब्र नहीं हो रहा, अब ऐसा क्या देख लिया है। फिर वो वापिस कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ हो गई। मैंने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया। कमरे में चारों तरफ खामोशी फैल गई। फिर मैं उससे कहने लगा कि इकरा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। वो हंसकर कहने लगी, अच्छा कब से? तो मैंने उससे कहा कि शुरू से। तो वो कहने लगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम शायद मेरे साथ साथ छोटू को भी अच्छी लग रही हो, जभी तो ये खुशी से उठकर खड़ा हो गया है। फिर वो कहने लगी कि इस तरह की बातें मेरे साथ ना करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। आज तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लगता है तुम पर भी नींद का खुमार चढ़ गया है। मैं जल्दी से बिस्तर से उतरा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसको इस बात का एहसास हो गया था कि मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया हूं। तभी मैंने इस्त्री का स्विच बंद किया और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अब वो बिल्कुल खामोश होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखने लगी। फिर मैं उसे कहने लगा कि इकरा, तुम भी पूरी तरह से भरपूर जवानी में कदम रख चुकी हो। अम्मी को मेरा तो ख्याल ना आया, मगर उसे तुम्हारा भी ख्याल ना आया। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जरूरियात एक दूसरे से ही पूरी कर लें। उसने फौरन से अपनी नजरें झुका ली और कहने लगी कि उमर भाई, ये क्या हरकत है और आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ें। मैंने कमरे की कुंडी लगाई और इकरा को बाजू से पकड़कर बेड पर बिठा दिया और खुद उसके कदमों में बैठ गया। अब मेरे दोनों हाथ इकरा के हाथों में थे जो उसने गोद में रखे हुए थे। फिर मैं उसे कहने लगा कि सच बताओ इकरा, क्या वाकई तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं? इकरा के हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता से एक हाथ उसकी कमर में डाला। वो बिल्कुल खामोश होकर मुझे देख रही थी। मैं ये महसूस कर रहा था कि जैसे रात के इस पहर इकरा को भी मेरी ही जरूरत महसूस हो रही थी। इकरा अपनी नजरें झुकाई हुई थी। फिर मैं उससे कहने लगा कि अच्छा भला एक बात कहूं? तो वो कहने लगी कि हाँ बोलो। मैंने उससे कहा कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो कहने लगी कि नहीं, अम्मी भला मुझे बाहर निकलने देती है। देखो, हो गई ना वही बात। अम्मी को हम में से किसी का भी कोई ख्याल नहीं है, इसलिए तो उसने तुम्हारी पढ़ाई भी छुड़वा दी है, वरना आज तुम भी अपनी सहेलियों की तरह कोई ऊंची डिग्रियां ले रही होती। खर्चा तो वैसे भी मुझे ही उठाना था। अम्मी तो मेरी सारी कमाई हाथ में लेकर बैठ जाती हैं, उनको अपनी औलाद की क्या फिक्र। तभी मैंने निमरा का दुपट्टा आहिस्ता से उसके कंधे से सरका दिया। उसने मेरी इस हरकत को नोट कर लिया था। वो फौरी ही दुपट्टे की तरफ देखा जो अब सिरक कर जमीन पर गिर चुका था। इकरा ने बहुत टाइट पजामा पहना हुआ था। मैंने आहिस्ता से उसके पैरों से चप्पल निकाली और उससे कहने लगा कि इकरा, तुम्हें पता है मुझे लड़कियों के पैर बहुत अच्छे लगते हैं, और खास करके खूबसूरत लड़कियों के, जैसे कि तुम हो। अब मैंने उसके दोनों पैर अपने हाथों में ले लिए थे। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे ही मैंने इकरा के पैरों को, इकरा पर भी एक अजीब सी कैफियत तारी होने लगी थी। फिर मैंने आहिस्ता से इकरा को बिस्तर पर लेटाया। उसका वजूद अब पूरी तरह मेरे सामने नुमाया हो रहा था, जिसमें सबसे पहले उसके मटके थे जो उसके वजूद में सबसे ज्यादा मेरे पसंदीदा थे। फिर मैं आहिस्ता और उसके करीब हुआ और उनको अपने हाथों में पकड़ लिया और इकरा से कहने लगा कि इकरा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इकरा अब बिल्कुल मदहोश हो चुकी थी। अब वो तो सिर्फ मेरे हाथ रखने की देर थी। जैसे ही इकरा बिल्कुल तैयार बैठी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इकरा को लिबास की कैद से आजाद किया और ड्रेसिंग टेबल से तेल की बोतल उठाई और उसके पैरों का मसाज करने लगा। इकरा अब काफी अच्छा महसूस कर रही थी। यूं मालूम हो रहा था जैसे उसे बहुत सुकून मिल रहा है। फिर मैं उससे कहने लगा कि सारा दिन काम करती हो, कितना थक जाती होगी, तुम्हें भी खिदमत की जरूरत होगी। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता से उसको सुकून देने लगा था। जैसे इकरा बहुत सुकून में जा चुकी थी, अब तो बस मुझे जो भी करना था बहुत जल्दी करना था, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे और इकरा अपने बिस्तर से गायब थी। अगर उसी दौरान अम्मी की आंख खुल जाती तो वो फौरन इकरा को ढूंढते हुए मेरे कमरे में आ जाती, और फिर जो मेरी शामत आ जाती उसे तो हम दोनों ही फेस ना कर पाते।
मुझे ये भी डर था कि कहीं अम्मी या निमरा ना उठ जाए, इसीलिए मैंने अपने काम को जल्दी जल्दी सर अंजाम देने का सोचा। फिर मैंने इकरा से कहा कि अगर तुम कहो तो पीठ पर भी लगा दूं। फिर उसने कहा कि हाँ भाई, मुझे बहुत थकन का एहसास हो रहा है, आप प्लीज मेरी थकन दूर कर दें। फिर मैंने इकरा के इंजन में भी तेल लगाना शुरू किया और छोटू के सर में भी तेल लगा दिया। छोटू भी अब पूरे जोश में था। मैंने इकरा के ऊपर ही छोटू को लिटा दिया और आहिस्ता आहिस्ता करके इकरा के पीछे लगा दिया। फिर मैं इकरा से कहने लगा कि थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर तुमने उसको बर्दाश्त कर लेना है। उसके बाद तुम्हारी सारी थकन उतर जाएगी और तुम 7वें आसमान तक सैर करोगी। फिर वो कहने लगी कि वहां से क्यों कर रहे हो। फिर मैं उससे कहने लगा कि पगली, वहां से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारे होने वाले शोहर को भी इसका पता नहीं चलेगा। मगर जब मेरी नजर इकरा की गुलाबी गुड़िया पर पड़ी तो उसके मुंह में पानी भरा हुआ था और इतना ज्यादा था कि अब वो बेडशीट खराब करने लगा था। फिर मैं हंसकर उसे कहने लगा कि शायद तुम्हें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ गई है, तुमने कभी मुझ पर यह बात जाहिर ना की। फिर वो कहने लगी कि हाँ, किस तरह जाहिर करती, मैं आपसे बहुत डरती थी, मगर मुझे मालूम न था कि मेरा भाई मुझे इतना ज्यादा प्यार करता है और मेरी सारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आमादा होगा। फिर मैंने इकरा पर सवारी करना शुरू कर दी और खुद को उसके ऊपर सवार कर लिया। इकरा को पहले थोड़ी सी तकलीफ हुई, मगर उसने अपने होठों को दांतों में दबा लिया था। तभी मैंने थोड़ी तेजी मचाकर उसकी तकलीफ को फौरी से खत्म किया और फिर अपना काम करने में मसरूफ हो गया। अब मैं इकरा की सवारी कर रहा था। इकरा भी अब उस सफर में भरपूर मेरा साथ निभा रही थी। तभी हम दोनों जैसे 7वें आसमान की सैर कर रहे थे और यह सफर इकरा के बगैर नामुमकिन था। इकरा का गुलाबी वजूद मुझे बहुत ज्यादा सुकून दे रहा था, जैसे मेरे सामने कोई अप्सरा मौजूद थी। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। जो हुस्न मेरे घर में छुपा हुआ था, उसे मैं बाहर तलाश करता फिर रहा था, मगर अब जैसे मुझे ये सोने की चिड़िया हाथ लग गई थी, जो रोजाना अब मुझे सुकून देने वाली थी। इकरा ने बहुत दफा कहा कि आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, मगर मैंने अकल से काम लिया। मैं पीछे वाली सीट पर ही बैठना मुनासिब समझा। वो मेरी बहन है, मुझे उसकी इज्जत का भी ख्याल करना था, मगर आगे जाकर मेरा यह ख्याल भी मिट्टी में मिल चुका था, क्योंकि इकरा इस कदर खूबसूरत थी कि मैं खुद को रोक न पाया और अब तो इकरा से भी सवर न हो रहा था। इकरा खुद ही छोटू को पकड़कर आगे वाली सीट पर बिठाना चाहती थी, मगर मैं बार बार छोटू को आगे वाली सीट से हटाकर पीछे वाली सीट में डाल देता। फिर मैं उससे कहने लगा कि मेरी जान, अभी बहुत वक्त है, हमारे पास इतनी जल्दी ना करो। फिर वो कहने लगी कि भाई, अब मेरी सब्र की सारी हदें पार होने लगी है। आप नहीं जानते कि मुझ पर क्या गुजर रही है। अब थोड़ा जल्दी कर, अम्मी के उठने का वक्त हो जाएगा। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात के 4 बज रहे थे। 11 बजे से 4 बजे का सफर इतना जल्दी कट गया था कि हम दोनों को पता ही नहीं लगा। तो मैंने मजीद तेजी दिखाई और इकरा भी सुकून की वादियों में चली गई। मैंने जल्दी जल्दी से इकरा को सारे कपड़े दिए। वो पहनकर उठ खड़ी हुई, मगर जैसे ही वो खड़ी हुई तो उसके कदम लड़खड़ाने लगे। मैं फौरन उसे पकड़कर सहारा दे दिया। फिर वो मुझसे कहने लगी कि ये क्या कर दिया आपने, अब तो मुझसे बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा। फिर मैंने जोर से उसे दबाया और कहने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, अभी नई नई सवारी सीखी है, पहले पहले कदम लड़खड़ाएंगे, मगर बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी हर एक ख्वाहिश का इजहार मुझसे करोगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम सिर्फ मुझे एक मैसेज कर देना। और वो बहुत डर रही थी कि भाई प्लीज, आपको मेरी कसम है, निमरा या अम्मी को इस बात की भनक भी मत होने देना। मैं उससे कहने लगा, पागल हो क्या इकरा, क्या सच में तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा हुआ है? मैं अपना ही राज किसी को बता दूंगा, उसमें हम दोनों का ही फायदा है। तुम परेशान मत हो, बल्कि आज के बाद तो तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, बस तुम मेरा ख्याल कर लेना और मैं तुम्हारा ख्याल कर लूंगा। और फिर मैंने इकरा को अपने बाजू में पकड़कर दरवाजे तक लाने ही वाला था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई।
हम दोनों बहुत ज्यादा खौफजदा होने लगे। ये यकीनन अम्मी थी जो हमसे सवाल करने वाली थी कि इकरा इस वक्त मेरे साथ बंद कमरे में क्या कर रही है। मैंने फौरन से कमरे का हुलिया दुरुस्त किया और वो तेल की बोतल भी वहां से हटा ली। फिर जल्दी जल्दी से इकरा से कहा कि तुम पेट दर्द का बहाना करके यहाँ लेट जाओ। वो फौरे से लेट गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने निमरा खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। फिर मुझसे कहने लगी कि आप यहाँ हैं। फिर मैंने उससे कहने लगा कि हाँ, इकरा को पीठ में दर्द हो रहा था इसलिए उसने मुझे उठा दिया। तुम्हें कोई काम था? कि नहीं, मैंने आप ही को बिस्तर पर ना पाया तो उसे देखने के लिए बाहर आ गई, मगर वो वॉशरूम में भी नहीं थी, इसलिए मैंने आपसे पूछना जरूरी समझा। जब निमरा कमरे में दाखिल हुई तो इकरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर निमरा उससे कहने लगी कि आप ही, अगर आपको पीठ में दर्द था तो मुझे उठा देती, भाई को क्यों तकलीफ दी। फिर उसने खुमार भरी आंखों से निमरा को देखा जैसे अभी वो एक जंग फतह करके आई थी। फिर उसने निमरा से कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि भाई के पास पीठ दर्द की दवाई मौजूद होगी, इसलिए तुम लोगों की नींद खराब करना मुनासिब नहीं समझा। वो अजीब तरह से इधर उधर देखने लगी। फिर मैंने निमरा से कहा कि क्या ढूंढ रही हो। फिर वो कहने लगी कि कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, उठो, इस तरह मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। फिर इकरा आहिस्ता से उठी और निमरा को थाम कर अपने कमरे की तरफ चल दी। आज की रात बहुत खूबसूरत रात थी। मैंने वो हासिल कर लिया था जो किसी भी लड़के का ख्वाब था। इस एपिसोड की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई आने वाली किस्त बआसानी मिल सके। शुक्रिया।